प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चैप्टर लिया है दितांत। इस पर हम 100 या उससे अधिक जितने भी हो सकेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाएंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में ये प्रश्न बना करके हमारे सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं। ये वीडियो एक स्टूडेंट है गीता रावत, उसकी डिमांड पर बनाया जा रहा है। उन्होंने चाहा था कि दितांत पर एक पेपर या एक प्रश्न बनाए जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने कि ये पुस्तक का एक पेज दिखाई दे रहा होगा किताब का। तो जब आप किताब को पढ़ते हैं तो उसमें आपको कुछ बातें लिखी हुई दिखाई देती हैं। जैसे इसमें पहला सेंटेंस लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते समीकरण में सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में 1962 के क्यूबा संकट के उपरांत एक नया मोड़ आया। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? पहला प्रश्न बन सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? तो इसका आंसर होगा 1962। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या दूसरा बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में तनाव, वैमनस्य, मानव मालिन्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास के संबंध, परस्पर तनाव, शैथिल्य, मित्रता, सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और परस्पर विश्वास में परिवर्तित होने लगे। तो ये जो चीज़ है इसका संबंध है दितांत से। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि निम्नलिखित में से दितांत में क्या शामिल है? तो शामिल होगा उसमें तनाव में शिथिलता, मित्रता, सामंजस्य, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, परस्पर विश्वास। और इसमें डी ऑप्शन बन करके आएगा उपरोक्त में से सभी। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हमेशा बनेगा डी, कि दितांत के अंतर्गत क्या शामिल है? तनाव, शैथिल्य, मित्रता, सामंजस्य, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, परस्पर विश्वास। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 कि दितांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव में शिथिलता को दितांत के नाम से जाना जाता है। तो उसमें राष्ट्रों के नाम पूछा जा सकता है कि जो दितांत है वो किस किस के मध्य तनाव शिथिल्य से जुड़ा है? तो ये अमेरिका और सोवियत संघ। या तनाव शिथिलता को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे दितांत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार से बन सकता है आपके पास कि 1962 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के जो नेता थे उनके दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया। तो उसमें पूछा जा सकता है कि 1962 में अमेरिका का जो नेता था वो कौन था, या वहाँ का राष्ट्रपति कौन था, या सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था? तो ख्रुश्चेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे और जॉन एफ कैनेडी वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो 1962 का जो क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हुआ उस समय अगर दोनों राष्ट्रों के नेताओं का नाम पूछा जाएगा तो अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी और जो सोवियत संघ है उसमें ख्रुश्चेव इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 बन जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 बन सकता है आपके लिए कि पैकेज डील समझौता कब हुआ था? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा 1955 में। किसके बीच हुआ था? तो आप समझ सकते हो कि ये पैकेज डील दोनों महाशक्तियों के बीच में हुई थी। प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार से बन सकता है कि दितांत किस भाषा का शब्द है? तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है। और अगर पूछा जाए कि दितांत का अर्थ क्या होता है तो आप लिख सकते हो तनाव में शिथिलता दितांत का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 7 हो सकता है कि किसके अनुसार दितांत 2 राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है? जिस प्रकार से परिभाषा आती है तो आप लिख सकते हो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार दितांत 2 राज्यों में तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश हो जाएगा, डिक्शनरी। प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार से बन सकता है कि ये परिभाषा किसने दी? पश्चिमी विश्व में जो अर्थ दितांत का है उसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा डॉक्टर जफर इमाम। या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये शब्द इसका प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर जफर इमाम का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 किस प्रकार से बनता है? पूछा जा सकता है आपसे कि महाशक्तियों के मध्य प्रतिद्वंदी सहयोगी व्यवहार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालुपिटिव। आप देख रहे होंगे सामने डॉक्टर AP राणा की एक परिभाषा है। तो इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि महाशक्तियों की इस सहयोगी प्रतिद्वंदी व्यवहार की जो प्रणाली है, ये जो घटना है, इसे कालुपिटिव के नाम से जाना जाता है। तो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि महाशक्तियों के सहयोगी प्रतिद्वंदी व्यवहार को क्या कहते हैं? कालुपिटिव कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार से बनेगा। परिभाषा पूछी जा सकती है, दितांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की नई वास्तविकताओं से समझौता है। ये परिभाषा किसने दी? तो परिभाषाओं में 4 व्यक्तियों के नाम होंगे। तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज एराबाटोव का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। ये प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जो दितांत है वो किस प्रकार का युद्ध था या किस प्रकार के मतभेद इसमें पाए जाते थे? तो आप इसमें प्रश्न संख्या 11 का उत्तर लिख सकते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य मतभेद के बजाय जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है इसे दितांत के नाम से जाना जाता है। दितांत किसे कहते हैं?
अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को देतांत के नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न किस प्रकार से बनता है भविष्य में देतांत से संबंधित। आम आदमी के भविष्य को सुखद बनाने के लिए धन खर्च करना अति आवश्यक है। शीत युद्ध के युग में सोवियत संघ ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता नहीं दी और अमेरिका ने लोगों के कल्याण के लिए धन खर्च करने में कंजूसी की। तो प्रश्न क्या बनेगा कि सोवियत संघ ने किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में प्राथमिकता नहीं दी थी। तो ये था खाद्यान्न के क्षेत्र में। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, खाद्यान्न के क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में। तो सोवियत संघ ने किस क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा नहीं की या प्राथमिकता नहीं दी किस क्षेत्र को, तो वो था खाद्यान्न का क्षेत्र। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर खाद्यान्न क्षेत्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 इस प्रकार से होगा कि तकनीकी ज्ञान के अभाव में सोवियत संघ कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। तो प्रश्न क्या होगा, किस क्षेत्र में सोवियत संघ आत्मनिर्भर नहीं हो पाया, तो वो था कृषि क्षेत्र। या कृषि क्षेत्र में किस चीज़ के कारण वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाया, तो तकनीकी ज्ञान के अभाव में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। प्रश्न संख्या 17 भी इसी प्रकार से बन सकता है कि सोवियत संघ की अतिरिक्त खाद्य सहायता की अनवरत आवश्यकता थी जिसे वो अमेरिका से सौहार्दपूर्ण संबंधों के वातावरण में आसानी से प्राप्त कर सकता था। तो प्रश्न बनेगा कि सोवियत संघ को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति किसने की थी, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 15, सोवियत संघ में कच्चे माल के विशाल भंडार थे और अमेरिकी उद्योग के लिए उन्हें आसान शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता था। तो प्रश्न बनेगा कि अमेरिका ने सोवियत संघ को खाद्य जो वस्तुएं थी या खाद्य पदार्थ थे वो उपलब्ध कराए, उसके लिए उसने किस शर्त को रखा। तो शर्त क्या होगी, कच्चे माल के विशाल भंडार की प्राप्ति। तो ये सोवियत संघ में कच्चा माल था और अमेरिका के पास था खाद्यान्न। तो इनका आपसी समझौता किस पर होगा, कच्चे माल और खाद्यान्न को लेकर। प्रश्न संख्या 15 इस प्रकार से बनेगा। प्रश्न संख्या 16, सोवियत संघ के पास निम्नलिखित में से किसके विशाल भंडार थे। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है। तो ऑप्शन होंगे ABC, ए होगा गैस, बी होगा पेट्रोलियम, सी होगा क्रोम, डी होगा उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या उत्तर 16 का आंसर हो जाएगा डी कि सोवियत संघ के पास गैस, पेट्रोलियम और क्रोम के विशाल भंडार थे। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न किस प्रकार से बनता है। प्रश्न संख्या 15 बनेगा कि देतांत के संवादों का ही परिणाम था कि दोनों महाशक्तियों के बीच साल्ट वार्ताएं चली, फर्स्ट और सेकंड समझौते हुए। प्रश्न क्या होगा कि साल्ट 1 और 2 समझौते निम्नलिखित में से किन किन देशों के मध्य हुए थे। तो साल्ट की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। तो ये जो समझौते हुए थे इसका ऑप्शन आएगा USA, USSR, USA, UK, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, या इस प्रकार से प्रश्न आपके 4 ऑप्शन आएंगे। तो आपको याद रखना है साल्ट 1, साल्ट 2 USA और USSR के मध्य हुए थे। इसमें USSR का अर्थ है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कई बार वो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 बन सकता है कि किस बम के प्रयोग से एक से अधिक व्यक्ति जख्मी होते हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर जख्मी होगा तो उससे 3 लोग मरने लगते हैं ऑटोमेटिक। जबकि अन्य जो परमाणु बम का प्रयोग हम करते हैं या कुछ अन्य बमों का प्रयोग करते हैं, साधारण बमों का, तो उसका विस्फोट होता है, वो वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन बम होते हैं उसके प्रयोग से अगर एक व्यक्ति जख्मी होगा, वो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आएगा तो वो अपने साथ उन 2 लोगों को भी लेकर के मर जाता है। जिस प्रकार से आजकल कोरोना फैल रखा है, एक व्यक्ति को अगर कोरोना होगा तो वो अपने साथ जिन जिन लोगों के संपर्क में आएगा उन व्यक्तियों को भी वो बीमार कर सकता है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन बम, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी होगा तो 3 मरेंगे। प्रश्न ऐसा बन सकता है एक व्यक्ति जख्मी होगा तो 3 मरेंगे, इसका संबंध किस बम से है, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम या वैक्यूम बम। तो आपका ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन बम। प्रश्न संख्या 19, ये प्रश्न संख्या 19 में आएगा कि साम्यवाद का अवरोध की नीति किसने अपनाई थी। तो ये साम्यवादी जो देश था वो था USSR, और साम्यवाद का अवरोध या साम्यवाद का समूल उन्मूलन, साम्यवाद को समाप्त करने की नीति अपनाई थी अमेरिका ने। और साम्यवाद का विस्तार की नीति किसने अपनाई थी। प्रश्न संख्या 20, तो ये अपनाई थी सोवियत संघ ने। या पूंजीवाद का अंत करना किस राष्ट्र की प्राथमिकता थी, सर्वोच्च प्राथमिकता थी, तो ये था सोवियत संघ। तो इसमें आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं। साम्यवाद का अवरोध की नीति किसने अपनाई, अमेरिका। साम्यवाद का समूल उन्मूलन ये नीति किसने अपनाई, अमेरिका। या साम्यवाद का विस्तार की नीति किसने अपनाई, सोवियत संघ। पूंजीवाद का अंत करना, इस नीति का संबंध किससे है, तो सोवियत संघ। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 21 किस प्रकार से बनता है। शीत युद्ध निलंबित मृत्यु का वातावरण था, ये कथन किसका है, तो ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर ये हो जाएगा। या शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था, तो शीत युद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध था, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22,
चीन सोवियत संघर्ष के परिणाम के स्वरूप सोवियत संघ को यह आवश्यक हो गया कि वह चीन के मुकाबले अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पश्चिमी देशों से सहायता प्राप्त करे या उनके साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाए। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से रूस का या सोवियत संघ का जो कार्यक्षेत्र था उस पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीन का, क्योंकि निरंतर चीन की शक्तियाँ बढ़ रही थी और चीन का प्रभाव अत्यधिक बढ़ा, जिसके कारण अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण संबंध विकसित किए गए। प्रश्न संख्या 23, दितांत या तनाव शिथिल की जो स्थिति है इसको लाने का श्रेय किस आंदोलन को दिया जाता है। तो इसका प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन को, जिसको हम नाम के नाम से भी जानते हैं NAM। इसका जो प्रारंभ था वो बेलग्रेड से हुआ था। 25 देश इसमें शामिल थे और इसके संस्थापकों में नेहरू, नासिर टिटो थे। 2 व्यक्ति और थे इसमें, क्वामे नक्रुमा और सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। अमेरिका और सोवियत संघ के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, चीन अणुशक्ति बन चुके थे। जापान तथा पश्चिमी जर्मनी, यूरोप, आर्थिक समुदाय, भारत गुटनिरपेक्ष मंच की आर्थिक राजनीतिक शक्ति के केंद्र थे। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। तो आपका ऑप्शन होंगे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन या उपरोक्त सभी। इसमें से किसी भी प्रकार से वो 3 ऑप्शन दे देंगे आपको और ये आपका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 25, अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने की होड़ थी इनमें। तो ये जो देश थे जिनकी संख्या बढ़ रही थी, ये निरंतर इन पर बोझ बनते जा रहे थे। तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य निम्नलिखित में से कौन से लोग थे जो उन पर बोझ बनते जा रहे थे। तो वो होगा मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ाना या मित्रों की संख्या बढ़ाना, जिसके कारण वो निरंतर कमज़ोर होते जा रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रसंघ में उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या ने भी शीत युद्ध की उग्रता को कम किया। ये प्रश्न यहाँ से जुड़ा हुआ है। तीसरी दुनिया के राष्ट्र, तो तीसरी दुनिया के राष्ट्र किसे कहते हैं। तो तीसरी दुनिया के राष्ट्र का हम कहते हैं जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं, उन्हें हम तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उन्हें कहते हैं। 26 का प्रश्न बन जाएगा तीसरी दुनिया के देश हम किसे कहते हैं या थर्ड वर्ल्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड सोवी ने किया था। प्रश्न संख्या 27, यूरोपीय राष्ट्र युद्ध की कल्पना से भयभीत रहते थे, इसका मुख्य कारण क्या था। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा क्योंकि जो विश्व युद्ध था वो यूरोप की धरती पर लड़ा गया, जिसके कारण यूरोप पर सर्वाधिक दबाव था और उसी के कारण अमेरिका ने एक मार्शल प्लान बनाया था। मार्शल प्लान के तहत यूरोप का पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया गया, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। तो 27 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ लड़ा गया, वो यूरोप की धरती पर लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 28 होगा आपका कि दितांत का निष्क्रिय काल कौन सा कहलाता है। तो आपको याद रखना है 1953 से 1969 का समय दितांत का काल कहलाता है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि दितांत का सक्रिय काल कौन सा है, तो 1970 से 1990 का काल जो था वो दितांत का सक्रिय काल था। प्रश्न संख्या 30 बन सकता है कि कोरिया युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो ये हुई थी 1953 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, ऑस्ट्रिया संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो ये हुए थे 15 मई 1955 को। अगला प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है कि पूर्व और पश्चिम या अमेरिका सोवियत संघ के मध्य पहला शांति समझौता कब हुआ था। तो वह हुआ था 15 मई 1955 में ऑस्ट्रिया संधि के नाम से। अगला प्रश्न, पैकेज डील का संबंध किस वर्ष से है या ये पैकेज डील किस वर्ष हुई। तो ये हुई थी 1955 में। प्रश्न संख्या 32 का उत्तर हो जाएगा 1955। प्रश्न संख्या 33, कैंप डेविड भावना का संबंध निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति से है। तो 1959 में ख्रुश्चेव जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे उनके साथ जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहावर, उन्होंने विश्व शांति के लिए एक यात्रा की थी। तो इसे कैंप डेविड भावना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम होगा आइजनहावर और यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम हो जाएगा ख्रुश्चेव, निकिता ख्रुश्चेव इनका नाम। 1959 में कैंप डेविड भावना का संबंध है। प्रश्न संख्या 34, हॉटलाइन समझौता किस वर्ष हुआ। तो ये आएगा इसका उत्तर 1963 में। क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के मध्य हॉटलाइन का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन तथा अन्य जो राष्ट्र थे इनके मध्य एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। उस संधि का नाम क्या था। तो उसका नाम आएगा PTBT, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। प्रश्न संख्या 35, 1968 में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक अन्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस संधि का नाम क्या था, ये प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न संख्या 35 का उत्तर हो जाएगा 1968 में जो संधि हुई परमाणु प्रसार संधि भी इसे कहते हैं NPT। प्रश्न संख्या 36, U2 विमानकांड कब हुआ था। तो यह आएगा 1960।
प्रश्न संख्या 37 में आएगा क्यूबा संकट, जैसी घटना कब हुई थी, क्यूबा संकट का संबंध किस वर्ष से है, तो 1962 से। प्रश्न संख्या 38, द्वितांत का जो सक्रिय काल था उस समय 1969 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना है रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1969 में। एक प्रश्न एक या परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है, हम प्रत्येक को अपना मित्र बनाने की आशा नहीं करते, किंतु ये प्रयत्न अवश्य करते हैं कि कोई भी हमारा शत्रु ना बने। तो ये कथन किसका है, तो ये रिचर्ड निक्सन का होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, मास्को बॉन समझौता कब हुआ, तो ये 1970 में हुआ था। इसमें आपको याद रखना है मास्को कहाँ है, ये सोवियत संघ में है, और बॉन कहाँ है, ये पश्चिमी जर्मनी में है। और 10 अगस्त 1970 को मास्को बॉन समझौता हुआ, यानी कि जर्मनी सोवियत संघ के मध्य एक समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 41 इस प्रकार से बनेगा, बर्लिन समझौता कब हुआ, तो बर्लिन समझौता हुआ था 1971 में। याद रखिएगा ये जो बर्लिन है ये 24 जून 1948 को सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकाबंदी की थी, बर्लिन जर्मनी में था। तो प्रश्न संख्या 42 का उत्तर हो जाएगा 24 जून 1948 बर्लिन की नाकाबंदी, और बर्लिन समझौता 1971, 41 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 43, 1971 में एक समझौता हो गया था जिससे लोग पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी जर्मनी में, पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी में आ जा सकते थे। तो प्रश्न संख्या 43 इस प्रकार से बनेगा कि जो बर्लिन समझौता था उसका संबंध किस देश से था या उसका प्रभाव क्या हुआ। तो आप सब समझ सकते हैं जो बर्लिन है ये जर्मनी में था, और इसका प्रभाव ये हुआ कि पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी में और पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी में आसानी से आ जा सकते हैं। आपको यहाँ एक बात और याद रखनी होगी कि जर्मनी का एक तानाशाह था हिटलर, जो नाजी पार्टी का संस्थापक भी था, उसको याद रखिएगा कि ये किस देश से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, जर्मन राज्यों के पिछले 22 वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर हो जाएगा ये कहलाता है बर्लिन समझौता। प्रश्न संख्या 45, कोरिया समझौता कब हुआ, तो ये हुआ था 1972 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, 4 जुलाई 1972 में। प्रश्न संख्या 46, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निक्सन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने सोवियत संघ की सद्भावना यात्रा की थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की यात्रा की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, साल्ट 1 ये इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ये हुए थे 26 मई 1972 को, जिसे सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि के नाम से भी जाना जाता है 1972 में, 26 मई 1972 साल्ट 1। तो 47 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, सोवियत संघ और अमेरिका, सोवियत रूस के मध्य, सोवियत संघ और सोवियत यूनियन जिसे सोवियत संघ कहते हैं, यूएसएसआर और यूएसए, इनके मध्य एक 3 वर्षीय समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ये हुए थे 14 अक्टूबर 1972 को। प्रश्न संख्या 49 किस प्रकार से बनेगा कि अमेरिका ने सोवियत संघ को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा किस वर्ष दिया, तो इसका आंसर होगा 18 अक्टूबर 1972 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 किस प्रकार से बनेगा, ब्रेजनेव जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, इन्होंने अमेरिका की यात्रा कब की, तो इन्होंने की थी 17 जून 1973 को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये होगा 1975 में। प्रश्न संख्या 51 का आंसर 1975 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, प्रथम तथा द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आएगा फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। या प्रश्न पूछा जाए कि ये कब आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर होगा 3 जुलाई 1973 को। प्रश्न संख्या 53 कि शीत युद्ध का अंत करना और नई सुरक्षा की भावना पैदा करना किस सम्मेलन का उद्देश्य था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षा सम्मेलन का। या जो यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शीत युद्ध का अंत करना, सुरक्षा की नई भावना पैदा करना, शांतिपूर्ण सहयोग बढ़ाना, और डी ऑप्शन में आ जाएगा उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, हेलसिंकी सम्मेलन, यह हेलसिंकी याद रखिएगा, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। इसकी मुख्य उपलब्धि क्या थी, तो इसकी मुख्य उपलब्धि थी 30,000 शब्दों का घोषणा पत्र, 6 भाषाओं में तैयार घोषणा पत्र, इसके अलावा 35 देशों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र। प्रश्न संख्या 55 बन सकता है कि हेलसिंकी जो घोषणा पत्र था इसे कितनी भाषाओं में तैयार किया गया, तो आप लिख सकते हैं कि 6 भाषाओं में तैयार किया गया। या हेलसिंकी सम्मेलन में जो हेलसिंकी सुरक्षा सम्मेलन था इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो 35 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न संख्या 55 बन सकता है हेलसिंकी घोषणा पत्र में कितने खंड थे, तो आप लिख सकते हो 4 खंड थे। पहला खंड इसमें
किससे संबंधित था पूछा जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि पहला खंड का संबंध सुरक्षा से था, जिसमें 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। प्रश्न संख्या 56 पूछा जा सकता है कि हेलसिंकी सम्मेलन का जो सुरक्षा सम्मेलन था उसमें द्वितीय खंड का संबंध किससे है, तो इसका आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक और पर्यावरण संबंधी प्रश्न से संबंधित ये दूसरा भाग था। तीसरा खंड पूछा जा सकता है कि इसके तृतीय खंड का संबंध किससे है, तो इसका संबंध मानव संपर्कों के बारे में था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, इसमें पूछा जा सकता है कि हेलसिंकी जो सुरक्षा सम्मेलन था इसके चौथे खंड में किस भाग का उल्लेख किया गया है, तो इसमें घोषणा के बाद उठाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण कदम हैं उसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59 में पूछा जा सकता है कि जो सॉल्ट थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक या सामरिक अस्त्र परीक्षण संधि, इसकी जो रूपरेखा थी वो किसने तैयार की थी, तो ये तैयार की थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थी जेराल्ड फोर्ड ने और सोवियत नेता ब्रेजनेव थे, इन दोनों ने मुलाकात की थी, उसके बाद इसकी रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी। प्रश्न संख्या 60, अपोलो क्या था, तो आपको याद रखना है अपोलो अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान था। उसी तरह से सोवियत संघ के बारे में पूछा जा सकता है कि सोयूज क्या था, तो ये सोवियत संघ का एक अंतरिक्ष यान था जो कि 1975 में यहाँ से भेजे गए थे। प्रश्न संख्या 61 किस प्रकार से बनेगा कि जो तृतीय सुरक्षा सम्मेलन था, तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन था, इसका आयोजन किस वर्ष किया गया, तो ये 1977 में बेलग्रेड में किया गया था। प्रश्न संख्या 62 इस प्रकार से बनेगा कि यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, जो तीसरा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन था, इसमें कितने यूरोपीय देशों ने भाग लिया था, उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसका ऑप्शन ऐसे आएगा 24, 25, 30, 35। तो आपको ऑप्शन याद रखना है कि तीसरा जो यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन था उसमें 25 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रश्न संख्या 63 इस प्रकार से बनेगा कि साल्ट फर्स्ट संधि किस किस के मध्य हुई थी, तो जो साल्ट फर्स्ट संधि थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, ये 1972 में सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य हुई थी। प्रश्न संख्या 64 इस प्रकार से बन सकता है 1979 में दोनों देशों ने साल्ट संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये आएगा कि साल्ट संधि 2 या दूसरी साल्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1979 में। प्रश्न संख्या 65, सोवियत हस्तक्षेप के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने साल्ट 2 के अनुमोदन को स्थगित कर दिया था, तो ये प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि साल्ट 2 जो संधि थी, साल्ट सेकंड संधि थी, इसके अनुमोदन को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थगित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जिमी कार्टर। प्रश्न संख्या 66, देतांत पर कब संकट के बादल मंडराने लगे, तो इसका आंसर होगा 1979 इस समय अफगानिस्तान में अफगान संकट पैदा हुआ था। सोवियत संघ का अफगानिस्तान में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था और यहाँ से ही नव शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 67 इस प्रकार से बन सकता है कि पुर्तगाल में किस दल का समर्थन था या किस दल की पार्टी थी, तो जो पुर्तगाल था 1975 में इसमें सोवियत संघ के प्रभाव के कारण कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ने लग गया था। प्रश्न संख्या 68, अंगोला का गृह युद्ध किस वर्ष हुआ, तो अंगोला का जो गृह युद्ध था 1975 से 1976 के मध्य चला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, क्यूबा में सोवियत संघ के सैनिकों की उपस्थिति और अमेरिका के बीच जो ये क्यूबा संकट था, द्वितीय क्यूबा संकट था, ये कब उत्पन्न हुआ, तो जो क्यूबा संकट था सबसे पहले आपको याद होगा 1962 में पैदा हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं, और द्वितीय क्यूबा संकट का पैदा हुआ, ये पैदा हुआ 1977 में। तो प्रथम क्यूबा मिसाइल संकट 1962, द्वितीय क्यूबा संकट 1977। इसमें फिर से सोवियत संघ ने वहाँ पर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी थी। क्यूबा अमेरिका के बहुत नज़दीक एक छोटा सा समुद्री देश है। प्रश्न संख्या 70, अफगानिस्तान में क्रांति किस वर्ष हुई, तो याद रखिएगा 1979 में क्रांति हुई थी और यहाँ अफगानिस्तान को सोवियत संघ ने बहुत मदद की थी, जिसके कारण यहाँ से नवशीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि अफगानिस्तान में जो तख्तापलट हुआ था उसमें बबराक करमाल अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बने थे, और उसमें जो पुराने राष्ट्रपति थे अमीन सरकार का उन्होंने तख्ता पलट किया था। तो दो प्रश्न यहाँ से ही बन सकते हैं कि 1979 में अफगानिस्तान में किस सरकार का तख्ता पलट किया गया, तो अमीन सरकार का तख्ता पलट किया गया, और 1979 में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो बबराक और करमाल यहाँ के राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य तनाव शिथिल ने शीत युद्ध के तनावपूर्ण संबंधों को समाप्त किया, वातावरण को समाप्त किया। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि देतांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, तो चार ऑप्शन आ जाएंगे। पहला, शिस्त्रीकरण को दौड़ को सीमित किया, 1 ए। दूसरा, मानव जाति को आतंक से मुक्त किया, 2
या बी, सी परमाणु युद्ध के भय को अंत किया या उसका समाप्ति की, सी, और डी में आएगा उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या उत्तर का जो 71 होगा इसका आंसर हो जाएगा डी, कि ये सब किया। इन सबको पढ़ लीजिएगा कि शीतयुद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। देतांत का प्रभाव पड़ा, तनावपूर्ण संबंधों को समाप्त किया इसने, जो शस्त्रीकरण की दौड़ थी इसको समाप्त किया, सोवियत संघ के कार्य को इसने बहुत आसान बना दिया। देतांत के कारण ही परमाणु युद्ध के भय का अंत हुआ, जिससे मानव जाति का विकास हुआ। इसके अलावा जो विरोधी प्रचार हो रहे थे, जो दुष्प्रचार किए जा रहे थे, उसका धीरे धीरे अंत होने लगा। मेल मिलाप का प्रारंभ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आना प्रारंभ हुआ। ये सभी प्रभाव किसके थे? ये सभी देतांत के प्रभाव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72। आज का अंतिम प्रश्न भी है। इसमें फिर से वही प्रश्न आ सकते हैं 4 ऑप्शन करके कि देतांत का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके मैं 10 आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि 10 चीज़ें क्या क्या हुई थी। महाशक्तियों के मध्य सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होने लगा था, पहला प्रभाव। दूसरा, यूरोपीय महाद्वीप का एकीकरण हुआ। अभी हमने बात की थी कि पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण होने लग गया था धीरे धीरे। तीसरा, तीसरे विश्व युद्ध का जो भय था उसको समाप्ति होने लगी, उसका अंत हो गया। चौथा, परमाणु निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाने लगा। पांचवा प्रभाव हुआ कि जो गुटेनबर्ग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1961 में, इसको प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा छठा प्रभाव हुआ, यूएनओ के प्रभाव में वृद्धि होने लगी। सातवां प्रभाव हुआ कि गुटनिरपेक्षता के जो अस्तित्व था उस पर धीरे धीरे प्रश्न चिन्ह भी लगने लगे, क्योंकि जब ये 2 गुट ही समाप्त हो जाएंगे या मिल जाएंगे तो उसके बाद किसी प्रकार की गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता ही नहीं होगी। आठवां प्रभाव हुआ, विश्व शांति तथा स्थायित्व की स्थापना प्रारंभ होने लगी। 9वां प्रभाव, महाशक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 10वां प्रभाव हुआ, रचनात्मक पुनर्निर्माण, जिसको हमने पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट के नाम से जाना था, उसका भी बाद में 1985 के बाद प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा परमाणु युद्ध के भय से मुक्ति मिलने लगी। तो प्यारे बच्चों, जो ये देतांत था, इस पर किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में, वो आज आपने सीखे। और इसमें इसी पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको इसमें एक ही चैप्टर से सैकड़ों प्रश्न मिल जाएंगे। इसमें फिलहाल आपको 70-80 प्रश्न बताए गए हैं, लेकिन फिर भी आप किताबों को पढ़िए। आपको अच्छे अंकों से पास होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।